हेलो डियर, वेलकम टू IMT क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक और मॉक टेस्ट। हम लोग 2025 के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं भाई। इससे पहले मैं आपको 2023 और 2024 के मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ और ये लगभग हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 16 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 15 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके पहले मॉक टेस्ट नंबर 1 से 16 तक देखे, आपको बेनिफिट जरूर होगा। मतलब अगर आपने इतने मॉक टेस्ट कर दिए और इंडियन आर्मी के पेपर में बैठ लिए तो आप लोग को मैथ और रीजनिंग तो गलत नहीं होगा। वही क्वेश्चन आएंगे बार बार रिपीट। इवन जहाँ पे नया कंसेप्ट होता है वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में भी सिखाता हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते भाई अगले मॉक टेस्ट की। हम 2025 2023-24 ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब लोग हम 2025 के हम 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, ये चौथा मॉक टेस्ट है। अग्निवीर आर्मी जीडी 1 जुलाई 2025 जो लेटेस्ट पेपर हुए उनके क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग। चलो पेन सेट कर दिया मैंने, शुरुआत करते विद टाइमिंग के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। ये रहा प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन या सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करे हुए मिलेंगे। वही हमारे पास सेक्शन है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। आपने हमेशा जनरल साइंस से शुरू करना है या जनरल नॉलेज से शुरुआत करना है, मैथ से कभी शुरुआत नहीं करना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते भाई। ये हमारे पास जनरल साइंस, मैथमेटिक्स के मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन करवाता हूँ और जीके और साइंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन। चलो शुरुआत करते भाई। पहला क्वेश्चन है, कुल 16 अंडों में से 12 सड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत अंडों में से अच्छे अंडों का पता लगाए। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कितने प्रतिशत अंडों में से अच्छा अच्छे अंडों का पता लगाए। अच्छा, कितने प्रतिशत अच्छे अंडे हैं? हमारे पास 16 अंडे हैं। क्या है टोटल, कितने 16 अंडे हैं हमारे पास। इसमें से क्या बोल रहा है कि 12 अंडे सड़ गए, 12 अंडे सड़ गए। तो अच्छे कितने हैं भाई हमारे पास? 4 अंडे बच्चे अच्छे। तो ये बोल रहा है ये जो अच्छे अंडे ना उसका प्रतिशत बताओ। तो 4 अंडे अच्छे कितने में से? 16 में से गुणा कितना 100। तो 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 से कटेगा 25 चौके 100। तो कितने अंडे अच्छे? 25% अच्छे। ठीक है, ये रहा भाई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 15, 30, 42 का एलसीएम ज्ञात करो। 15, 30 और 42। अब एलसीएम आपको अच्छी तरह से आ गया होगा निकालना। ठीक है, तो 2 से जाएगा कितना? 15 तो 15 ही रहेगा। 15 दूनी 30 और 21 दूनी 42। 2 से करो फिर से। 15 का 15 2 से जाएगा ही नहीं क्योंकि ना तो 15 कटता है ना 21 कटता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, 2 से नहीं देंगे हम लोग। अब किस से जाएगा? 3 से जाएगा। तो किस से जाएगा? 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 7 तिये 21। अब किस से जाएगा? 5 से। 5 एकम 5 और यहाँ पे 7। अब किस से जाएगा? 7, 1 1 1 है ना। अब इनको गुणा कर दो, इनको 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 7 तिये 21, 210 आया इसका आंसर है ना। तो एलसीएम कितना निकला इसका? एलसीएम क्या करते हैं हम लोग, जो भी ये फैक्टर आया ना 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6 पंजे 30, 7 21 यानी 210 आया। 210 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। आगे देखो, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हमेशा याद रखना, अगर सम निकालना था तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n निकालना था, एवरेज निकालना तो n ये होता है। तो याद रखना ये हमेशा क्या निकलेगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक पूछ रहा है तो हमेशा याद रखना क्या होता है? n प्लस 1 बटे कितना 2। हमारे पास कितना है? n की वैल्यू हमारे पास दिया है यहाँ पे 20। पुट करो, कितना आएगा इसका औसत? 20 जमा 1 बटा 2 यानी 21 बटा 2 जो कि होता है हमारे पास 10.5, 10.5। ठीक है, सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी मैं बीच बीच में फॉर्मूले सिखाता रहता ना, इनको नोट डाउन करते रहा करो, पेपर में यही आने वाले। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा ही नेक्स्ट तो नहीं हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन किया था हमने। यहाँ पे देखो 200 का 67%, 200 का आपने निकालना है
67% का मतलब होता है, जब ये साइन दिखता है ना इसका मतलब होता है 1/100, है ना, ये हमेशा आएगा। परसेंटेज का साइन होता है 1/100 पर 100 कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना है 67 गुणा 2, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 134 आया इसका आंसर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 किलोग्राम और 690 ग्राम का अनुपात ज्ञात करो। 2 kg और 600 ग्राम। सबसे पहले तो यूनिट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे किलो है, ग्राम है तो यहाँ पे किलोग्राम होना चाहिए। यदि यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक तो 2 kg और एक दिया है ग्राम, तो kg को छोटे वाले यूनिट में बदल दो। तो हमारे पास यहाँ पे पता होता है कि 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है, ये चीज़ होता है। 1 मील 1.6 जितनी आपकी रेस होती है आर्मी में। तो 2 kg इसको कन्वर्ट कर दो, kg को 1000 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा 2000 ग्राम बराबर कितना। इसका रेशियो निकालना किसके साथ, 600 ग्राम के साथ। ये भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 2 से काटो 3, और यहाँ पे कितना 10 से कटा, तो कितना आ गया भाई हमारे पास सीधा 10:3। ठीक है, 10:3 क्या है ये, 2 किलोग्राम और 690 ग्राम का अनुपात, यही तो है यार, 10:3। ये 69 का, ओहो 600 ग्राम लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 600 ग्राम नहीं है, 690 ग्राम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और हो गया आपका तैयार ही। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आया भाई यहाँ तक, ये ऐसे ही पूछ रहा है 2 kg, यानी 2 kg का तो आपको पता चल गया 2000 ग्राम अनुपात निकालना था किसके साथ, 690 ग्राम। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब 200 रेशो 69, क्योंकि दोनों नंबर से नहीं कटते तो यही आएगा 200 रेशो 69, ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, वर्ग का परिमाप क्या है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग क्या होता है। वर्ग की शेप क्या होती है, ये होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये हमारे पास a सेंटीमीटर है, ये भी a है, तो ये भी a है और ये भी क्या है हमारे पास a सेंटीमीटर, इनकी सारी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का परिमाप पूछा जाए, वर्ग का परिमाप, तो हमेशा याद रखना वर्ग का परिमाप होता है ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये तार पूरी, इन सबको जोड़ दो, परिमाप ये होता है, ये जो तार लग रही होती है। ठीक है, तो a + a + a + a 4 a है, तो हमेशा क्या होगा 4 a, 4 गुणा भुजा भी बोलते हैं इसको, अगर एक जगह भुजा हो। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमेशा याद रखना क्या होता है a, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो a गुणा a, तो ये होता है हमारे पास a गुणा a, यानी 2 होता है भुजा का वर्ग, भुजा यहाँ पे कितना a, तो a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर का मतलब ये होता है a गुणा a, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस ये फैक्टर भी आपने याद रखना है। बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप याद रख पाओ। समझ आया। तो इसमें कुछ ना कुछ दिया होगा। यहाँ बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, हमारे पास एरिया है वो दिया है बच्चों कितना, ये वाला, इसके अंदर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्ग की क्षेत्रफल होता क्या, a स्क्वायर बराबर कितना 144, a की वैल्यू कितनी √144, तो 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो साइड कितनी आई हमारे पास 12। अब कुछ भी पूछ ले, वर्ग का परिमाप निकालो। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, तो निकाल दो यहाँ से भाई। वर्ग का परिमाप, ठीक है, वो क्या था हमारे पास 4 गुणा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 12, तो 12 चौके कितना 48 सेंटीमीटर, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, वर्ग हमेशा क्या होती है एक लाइन होती है, तो सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर आया इसका आंसर। सेंटीमीटर या मीटर था तो सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर में आएगा आंसर, जिसमें पूछा होगा उसी में निकालना भी आपने। मीटर, ये भी यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं था, मीटर स्क्वायर था, यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा वर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6 तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 66 है।
कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? देखो हमारे पास कुछ लड़के हैं और कुछ हमारे पास क्या है, लड़कियां। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना दिया हमारे पास, 5:6। अगर मैं इनके साथ x दे दूँ तो 5x लड़के हैं, लड़कियां कितनी है, 6x, है ना। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है कि तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों कुल संख्या लड़कियां प्लस लड़कियां होती है। प्रश्नानुसार हमारे अनुसार कितने हैं, 5x लड़के और 6x लड़कियां, बराबर कितने हैं, कुल इतने 5x प्लस 6x, लेकिन ये बोल रहा है कितने, 66। तो 5 और 6 कितना है, 11x की वैल्यू हमारे पास कितना, 66, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब कुछ भी पूछे, अब बोल रहा है कक्षा में कितनी लड़कियां है, कितना लड़कियां है भाई बोलो, लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां हमारे पास कितनी, 6, x का मान कितना है, 6, तो 6 छिके 36 लड़कियां हैं। लड़के पूछता तो 5 छिके 30 आ जाते हैं, है ना। तो लड़के कितने हमारे पास, सॉरी लड़कियां कितनी हमारे पास, लड़कियां 6x यानी 36 है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 100 रुपये की मूल राशि एक वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर पर निवेश की जाती है, साधारण ब्याज क्या होगा एक वर्ष के लिए, तो बस 10% निकाल दो, 10 रुपये आएगा ब्याज। ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, आपको ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, ये होता है, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारे पास पी होता है मूलधन, आर होता है दर, टी होता है समय, बस लिखो। यहाँ पे पी दिया हमारे पास कितना, 100 रुपये। ठीक है, रेट कितना होता है हमारे पास, रेट दर कितना दिया हमारे पास 10%, और टाइम कितना दिया हमारे पास 1 वर्ष। बस वैल्यू पुट करो तो ऐसा ही कितना निकल जाएगा, प्रिंसिपल है 100, रेट है 10 गुणा टाइम है 1 साल बटे कितना 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो एस आई की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 से कम 10 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाए, जहाँ से सिंपल इंटरेस्ट शुरू हुआ था वही क्वेश्चन पूछ लिया था। अब बोल रहा है किसी संख्या का 3 गुना 145 के बराबर है, वो संख्या क्या है, माना वो संख्या x है ना। प्रश्नानुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 3x यानी इसका 3x यानी 3 गुना x, उस संख्या का 3 गुना बराबर किसके है, 145 के बराबर है। तो 3 से काट दो, x अपने आप निकल जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी 145, 3 से काटो 4 तिये 12, 2 पॉइंट में आ जाएगा भाई 25, 4 का 3 का पाड़ा पड़ो 8 तिये 24, बचा कितना 10, 3 3 3 है ना। तो ये कटेगा नहीं अब कभी नहीं, क्योंकि 3 से 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कभी कटता नहीं है। तो 48.33 आ गया भाई, 48.33 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो दिनेश और मुकेश की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 45 है तो मुकेश की आयु क्या है, वही क्वेश्चन है लड़के और लड़कियों का, है ना। तो यहाँ हमारे पास एक है दिनेश, ठीक है, एक हमारे पास क्या मुकेश, एक है दिनेश और दूसरा कौन है मुकेश। अब बोल रहा है इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5, 4:5। तो मैं मान के चलता हूँ दिनेश हमारे पास 4x साल का है, मुकेश हमारे पास 5x वर्ष का है। ठीक है, यदि इनकी आयु का योग तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन इन दोनों का योग निकाल दो, कितना आएगा 4x प्लस 5x हमारे अनुसार, लेकिन बोल रहा है कितना है 45 है। तो ठीक है भाई 4x और 5x कितना है, 9x की वैल्यू कितनी 45, 9 से काट दो 9 5 45, x की वैल्यू 5। अब जो मर्जी पूछ निकाल सकते हैं। मुकेश की आयु क्या है, मुकेश की आयु कितनी है भाई बोलो, मुकेश हमारे पास मुकेश कितने साल का है, मुकेश हमारे पास 5x साल और x की वैल्यू कितनी है 5, यानी मुकेश कितने साल का है 25 वर्ष का है। ठीक है, मतलब आर्मी की तैयारी नहीं कर सकता है। ठीक है, ऊपर एज हो चुका है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या है। मैंने आपको सम संख्याओं के लिए देखो यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूले फिर से लिखवा देता हूँ। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, रट लो यार रट लो, बराबर कितना n प्लस n ही होता है, सॉरी ठीक है क्या होता है n ही होता है। कैसे याद रखोगे, याद नहीं रहेगा तो फटाफट से 2-3 विषम संख्या ले लो, जैसे 1 3 5, मैंने कितनी संख्या ली 3, अब इनको जोड़ो फटाफट, 3 और 1 4 और 5 कितना होता है
9/3 तो कितना है 3। मैंने 3 संख्या ली और 3 ही इसका क्या आया, ये आया औसत, खत्म। तो इसका आंसर क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना होता है n होता है। लेकिन यही हमारे पास कंसेप्ट नंबर 2 बोल दे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो क्या होता है वो हमारे पास n+1। ये कभी याद नहीं रहता तो उसके लिए ट्रिक मैंने बताई, फटाफट से 2 या 3 संख्या ले लो। जैसे मैं 2 संख्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 और 4 ये सम संख्या है, इनको जोड़ दो बटे कितनी 2। मैंने कितनी संख्या ली थी 2, है ना। देखते कितना संख्या 4 और 2 कितना 6/2, आंसर कितना है 3। तो जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा आ रहा है, समझ गए। ऐसे याद रखा करो, मुझे भी याद नहीं रहता है। तो प्रथम 7 सम संख्या का औसत कितना होता है, इससे 1 बड़ा, 7 + 1 कितना 8। विषम पूछता तो वही आंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, √625, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ सही हूँ लेकिन लिखता गलत हूँ भाई। 625 प्लस √4 माइनस √400। मेरे को बताओ 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। 4 किसका होता है, 2 का। माइनस 400 किसका होता है, 20 का। तो 25 और 2 कितना हुआ 27 माइनस 20 कितना बचा 7। बहुत सिंपल सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 गुणा 8 भाग √100। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। 160 गुणा 8 भाग √100। तो पहले क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। पहले हमेशा गुणा नहीं होगा, पहले क्या होगा डिवाइड। तो 160 गुणा 8 डिवाइड के अंदर क्या है 100 अंडर रूट है। तो 100 किसका अंडर रूट होता है 10 का, 10 का वर्ग होता है कितना 100, है ना भाई। अब यहाँ पे देख लो क्या करोगे, 160 जब समझ नहीं आए ना तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दो और इसको नीचे लिख लो ऐसे, ठीक है। अब देखो 0 से 0। अब 16 कितना होता है, 16 नंबर 144 होता है ना, 16 128 होता है, ठीक है। 16 गुणा 8 नहीं है टेबल याद, तो ऐसे लिखो 8 × 48 का 8 हासिल 4 8 का माटर 4 12, ठीक है। 128 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से सिंप्लीफिकेशन है, ये तो जोड़ का सवाल है। 60 + 51 + 90 + 21। देखो जब भी ये सिंपल सा क्वेश्चन आए ना, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आंसर गलत मार के आते हैं। देखो 1 2 0, 1 और 1 कितना हुआ 2, काट लिया करो। 2 और 9 11 और 5 16 और 6 22, बस खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ABC का औसत वजन 78 किलोग्राम है, A और B का औसत वजन 94 किलोग्राम है, C का वजन क्या है, ठीक है भाई। अगर हम देखें A, B और C, इनका औसत वजन कितना है 78 ग्राम। इनका जोड़ कितना आ जाएगा A + B + C, योग कितना है, ये तो औसत था ऊपर, योग कितना आया जब प्लस लगाया 78, संख्या कितनी है 3, निकल गया। इसको इक्वेशन 1 मानना। 78 थी कितना था 8 × 24 का 4 हासिल 2, 7 × 21 और 2 23, 234, इसको मानना इक्वेशन 1, है ना। 3 संख्याओं का औसत 78 था और जोड़ कितना है 78 × 3। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, और A और B का औसत, A और B का औसत कितना दिया हमारे पास 94 किलोग्राम, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा A + B बराबर है 94। संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे मैंने 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि संख्या कितनी थी 3। यहाँ पे 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि संख्या सिर्फ 2 ही है। गुणा करो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 188, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो। जब घटा दोगे तो A में से A कट गया, B में से B कट गया, बचा कितना यहाँ पे सिर्फ C बचा। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटाओ इसको। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 8 तो करता तो 12 आएगा, 12 में से 8 गया 4 46। यहाँ पे कितना बचा 1, तो 1 में से 1 घटा दो 0 आता, तो C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 46 किलोग्राम। समझ आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना आया था 46, तो 46 लगाएंगे और मैथमेटिक्स पूरा ख़त्म। मेरे को लगे लगभग 19 मिनट या 20 मिनट, जितना भी लगा होगा इतना ही टाइम, और सफिशिएंट टाइम है ये आर्मी के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है,
रीजनिंग आ गया भाई। अब दूसरा सेक्शन आ गया, क्या आ गया हमारे पास, रीजनिंग। मैथ्स खत्म हो गया। अब हम लोग किसकी ओर फोकस करेंगे, रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में क्या हो रहा है, 37 छात्रों की एक पंक्ति में सभी उत्तर दिशा के सम्मुख है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सौरभ दाएं छोर से 1900 स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या है, बस कंफ्यूज कर दिया। वो उत्तर साइड को देख दिशा में दिखा रहा है, नॉर्थ साइड में दिखा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तुमने इतना देखना है कि हमारे पास देखो, जब भी ये पूछा ना कुल, एक फॉर्मूला में बार बार बता रहा हूँ आपको रीजनिंग का, कि कुल बराबर हमेशा ये होता है दाएं प्लस बाएं माइनस 1। इसके बाद हो इन्हीं तीन में से इन तीन वेरिएबल, अरे यार, दाएं प्लस बाएं, अब मैंने पता नहीं क्या लिखा था आगे, बाएं दाएं लिखा था, जो भी लिखा, इन तीन वेरिएबल में से 2 दे देगा, 1 निकालना है, बस खत्म। अब इन्होंने पूछा क्या दिया, 37 छात्रों की, तो कुल दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, कुल आपके पास दिया है, कुल छात्र कितने हैं, 37। और आपके पास पूछा है कि सौरभ, सौरभ नाम का कोई लड़का है जो कि दाएं छोर से कौन से स्थान पर, 19वें स्थान पर है। तो बोल रहा कि बाएं से बता दो, बाएं से क्या आएगा, तो चाहे बाएं से हो चाहे दाएं से, फॉर्मूला एक ही होता है, बाएं से बराबर है कुल कितना है, उसमें से कटा देना आपने, उसका दाएं से कौन सा पोजीशन है, +1, बस ठीक है। यही 2 फॉर्मूले याद रखने। अगर यहाँ पे दाएं से पूछता तो हम दाएं इधर रखते, बाएं इसकी जगह रखते, बस बात फर्क, इनको इंटरचेंज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो बाएं से आपको निकालना है, कुल आपको पता है कुल कितना है, 37, माइनस दाएं से कौन से पोजीशन में, 19 + 1, ईजिली निकल गया। अब यहाँ 37 + 1 कितना, 38 माइनस 19, तो 38 में से 19 गया तो 19 दूनी 38 होता, तो कितना बचा उसका, उस पोजीशन से भी दाएं से अगर 37 हुआ है तो बाएं से भी कितना होगा, 37, मतलब बीच में खड़ा होगा, 18 इस साइड को होगा, 18 इस साइड को होगा, है ना। यहाँ से भी 1900 पोजीशन, यहाँ से भी 1900 पोजीशन, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दाएं से भी 1900 पोजीशन है, बाएं से भी 1900 पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो जरा, निम्नलिखित वर्णमाला क्रम में बाईं ओर से 15 अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या बोल रहा है, बाईं ओर से 15 अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ। AB, अच्छा ये तो पूरी ABCD लिखी है ना, आपको पता ही है। तो निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर से, बायां कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है, बाईं ओर से 15 आ जाना है, उसके बाद आपने 9 आना है। जब आपको बाएं और दाएं दोनों दे दिए जाए तो आपने घटाना है, 15 में से 9 गया, क्या बचा हमारे पास 6, तो 6th पोजीशन पे होगा। 6th पोजीशन में हमारे पास क्या आ गया, क्या पूछ रहा है समझ नहीं आया। निम्नलिखित वर्णमाला क्रम में बाईं ओर से 15 अक्षर, अच्छा बाईं ओर से 15 अक्षर के दाईं ओर बताना है, सॉरी, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, अगर सेम हो तो जोड़ना है, सॉरी तो घटाना है, अगर हमारे पास डिफरेंट हो तो आपको जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है, समझा। अब सेम और डिफरेंट का मतलब क्या है, जैसे आपको बोला बाएं बाएं तो आपको ये घटेगा, ठीक है। अगर बोला जाएगा बाएं दाएं तो ये जुड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। बाएं बाएं बोलेगा तो घटेगा, बाएं दाएं बोलेगा तो जुड़ेगा, मतलब डिफरेंट हो तो जुड़ेगा, सेम हो घटाना है। निम्नलिखित वर्णमाला क्रम में बाईं ओर से 15, बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 9वां। तो देखो यहाँ पे बाईं और दाईं क्या हो गया, अलग अलग, तो ये जुड़ेगा, 15 + 9 कितना हुआ 24, और 24वें नंबर पे हमारे पास पूरी ABCD दिए x, ठीक है। हमारे पास x आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ABCD ना दिया होता है, कुछ और ही दे देते तो भी क्या करते आप, बाएं और दाएं जोड़ते और यहाँ से जोड़ना शुरू कर देते, कहाँ से, बाईं ओर से, ठीक है। कहाँ से, बाईं ओर से, यहाँ से ही चलोगे आप शुरू, क्लियर है। तो x आएगा 24वें स्थान पर, ABCD थी पूरी, तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा आंसर नहीं था। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आ गया कि डेम को लिखा था, डेम, ये क्या है, DAME,
डैम को लिखा जाता है कितना 2976, यानी कैसे लिखा गया है। टाइम को लिखा गया है 9254। उसके बाद सेप SAPE ये कितने ज़्यादा दिए 8369, ठीक है। फिर मोस्ट को लिखा जाता है 1523 के रूप में क्या था कोडबद्ध किया जाता है। तो ATP को क्या लिखेंगे ATP। मैंने तो पकड़ लिया है भाई, आप लोगों ने पकड़ा। ये बोल रहा है कि कुछ मतलब नहीं है, D का मतलब 4 है, 4 इसमें है ही नहीं। क्या था ये 2976 और दूसरा था हमारे पास 9254, ये था, ठीक है। D का मतलब 4 होता है और 4 इसमें है ही नहीं। ये मान के चलो इसमें दोनों में देखो कॉमन आ रहा कुछ। यहाँ देखो एक तो E कॉमन है, बिल्कुल है। एक M कॉमन है, 2 अक्षर कॉमन है, तो इनके नंबर भी 2 कॉमन होने चाहिए। 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी एक कॉमन होना चाहिए। क्या दिख रहा है भाई 992, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि E और M का मतलब 9 होगा। देखो यहाँ पे फिर सेप, इसमें देखो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है E, इन तीनों में भी कॉमन 9 है, 9 है, 9 है। तो E का मतलब तो सीधा सीधा क्या आ गया 9। तो यहाँ पे M का मतलब भी सीधा सीधा क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेम और सेप में, ठीक है, E का मतलब तो 9 आ गया। यहाँ देखो A कॉमन है, A कॉमन है, इन दोनों में देखो कुछ और कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। तो A का मतलब भी क्या हो हमारे पास 6, तो A का मतलब क्या आएगा 6, ठीक है। T का मतलब फिर देखो T का मतलब मोस्ट, MOST और इधर टाइम, इसमें कुछ कॉमन होना चाहिए 1523। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा नहीं 5 दिख रहा, 5 तो हमारे पास T का मतलब क्या आ गया 5। तो T का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5, 6 5 दोनों में। अब हमारे को चाहिए P। अब यहाँ पे देखो P, यहाँ पे इसमें और इसमें S कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 152383, यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास S की वैल्यू कितनी आ गई, S की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे M की वैल्यू तो 2 है, सॉरी हमारे को M नहीं, हमारे को चाहिए P। तो P हमारे पास एक ही बच गया, यहाँ पे P की वैल्यू 8, 658, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। बनी तो खिचड़ी है, एक बार समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक निश्चित कोड भाषा में येलो को ये लिखा जाता है, ये हमारे पास रीजनिंग है पूरा येलो, ठीक है भाई येलो। अरे यार कैपिटल लेटर में लिखा तो हम भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। येलो को लिखा जाता है क्या XFKMNX, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है बॉर्डर को लिखना है, बॉर्डर। तो ये कैसे पता चलेगा, Y कितना होता है 25, E 5 होता है, L 12 होता है, O 15 होता है, W 23 होता है। तो X देखो X क्या होता है हमारे पास 24, F 6 होता है, KIJK 11 होता है, M 13 होता है, N 14 होता है, X 24 होता है। यहाँ पे देखो ये सीधा आ रहा है, एक घटा दिया है, तो B में से एक घटा दो, A से शुरुआत है, A से शुरुआत है, सभी A से शुरुआत है। इसके बाद देखो E 5 6 एक जोड़ दिया है, तो O 15 और 1 16, P, ठीक है। आंसर तो मिल गया, नहीं मिला है 2 में। उसके बाद देखो तीसरा 12, एक घटा दिया गया है 18 17 आएगा, क्यों APQ। अब तो आंसर मिल गया पूरा। L 12 13 मतलब +1 -1, हमें +1 कर दो, D तो कितना आएगा E। उसके बाद -1 करो, कितना आएगा D, +1 कर दो RS, APQEDS, मतलब +1 -1 +1 -1 यही चल रहा है, तो ये आएगा APQEDS। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता, ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है, और पूरब दक्षिण, ठीक है, पश्चिम हो जाता, पूरब दक्षिण पश्चिम हो जाता, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम क्या होगा, मतलब क्या होगा 45 डिग्री घुमा दिया जाए, सीधा सीधा ये बात है, ये बोल रहा है। ये होता है हमारा पास पूरब, ये होता है पश्चिम, ये हो जाता है उत्तर, और ये क्या हो जाता है दक्षिण, ठीक है। तो ये बोल रहा है यदि दक्षिण पश्चिम ये वाली वैल्यू क्या हो जाती उत्तर हो जाता, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती, ठीक है।
ठीक है, 100 कितने डिग्री घुमाया, 135 डिग्री घुमा दिया। और पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण ये वाला वैल्यू पश्चिम हो जाता, मतलब ये वाली कहाँ से आ जाता है, यहाँ पे आ जाता। तो 135 डिग्री घुमाना है बस। तो उत्तर पश्चिम कौन सी वाली, ये वाला, उत्तर और पश्चिम ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाती, यहाँ पे किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो कहाँ चली जाती, पूर्व दिशा में। 135 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज। क्लियर इट। तो ये था हमारे पास पूरा रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हमने कर दिए। चलो हम लोग थोड़ा सा जीके भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास 30 ही मिनट हुए, 30 मिनट अभी बचे। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, ये तो आपको पता ही है, स्वयं से पहले सेवा। निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समूह ज्यादातर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ये संथाल होता है। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, कब दी गई थी, 27 में 1857 शायद। 2025 में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन होंगे, कौन है भाई, जो 1 रुपए के सिक्के पे किसके साइन होते हैं, याद रखना ये भी, तो होते वित्त मंत्री के, बाकी सब में कौन करता है, आरबीआई गवर्नर के। तो कौन है अभी आजकल कौन है। कौन सा नृत्य पीतल की थाली पर किया जाता है, पीतल की थाली पर किया जाता है, ये याद रखना भाई, ठीक है। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ना हमारे पास, जैसे कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, और क्या होता है भाई। भारतीय सेना में कितनी परिचालन कमाने हैं, बताओ भाई कौन कितनी, ये तो पता ही होगा, आर्मी में जा रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड हो गया। पट्टचित्र कला किस राज्य की लोक चित्रकला है, ये मुझे नहीं पता। 1924 में बेलगाम कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, एकमात्र 1924 में, याद रखना 1924 में बेलगाम जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी ने किया था, एकमात्र अधिवेशन था, इसके बाद इन्होंने कभी नहीं किया। और उसके बाद देखो, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था, ये तो सबको पता है किसने कहा था। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, नभोस्पृश दीप्तमा, यही था ना। शम नव वरुण, ये तो इंडियन नेवी का है। गोवा के किस स्वतंत्र सेनानी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, करंट अफेयर्स का था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए, आजकल इलेक्शन हो रहे, बोलो भाई कौन सा, तो भाग 9 में। लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है, तो कौन सा था भाई, भोगवा रिवर। भारत के योजना लोथल एक ऐसा था जो इसको डॉक यार्ड भी बोला जाता है, वहाँ पे डॉक यार्ड था ना, वहाँ पे क्या था, नाव वगैरह का ये था, बंदरगाह था पुराने। भारत की योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, नियोगी। निम्न में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है, खनिज, फाइबर, वसा, प्रोटीन, सभी तो है। सूक्ष्म तत्व बोल रहा है तो फाइबर होना चाहिए। पकाने से पहले चावल को कई बार बड़ी मात्रा में पानी से धोने से डैश डैश कौन सी विटामिन चली जाती है, याद रखना। चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, बोलो भाई। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, हृदय, वृक्क, फेफड़े। फेफड़े में भी होते हैं, वृक्क में भी होते हैं, फेफड़े में तो नहीं होता यार, फेफड़े में तो ऑक्सीजन चेंज होता, मेनली हृदय और कभी कभी गुर्दे में भी हो जाता थोड़ा थोड़ा ना, गुर्दे दोनों ही थे लेकिन ज़्यादातर हृदय में होता है। डैश डैश एक चमत्कार अधातु है, कौन सी है वे, चमत्कार, सल्फर, फॉस्फोरस, अधातु है। संकटकालीन हार्मोन है एड्रेनलिन, ये होता है एड्रेनलिन, है ना। क्या होता है, फाइट एंड भागो या फिर लड़ो, ये होता है फाइट एंड फ्लाइट, एड्रेनलिन होता है हार्मोन। निम्न में से कौन सा जीव संघन वनों में नहीं पाया जाता है, संघन वनों में नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, COH, H2S, SOX, ये वाला है। अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाता है, किस कारण, संक्षारण, अभिक्रिया के कारण संक्षारण होता है। नेक्स्ट,
विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता है शायद, ये तो कूलॉम होती है इसकी। वॉट किसकी होती है? पावर की। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। और जूल किसकी होती है? वर्क की। जस्ता लेपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है? तो होता है जस्तेदार लोहा, जो जिसमें लोहे में जिंक ए नहीं लगता है ना, जस्त्रीकरण कहते हैं उसको, जस्तीकरण है ना। सूर्य अपनी ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला के बनाते 2He4, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन होता है। और ये क्या होता है? जुड़ रहा होता तो संलयन होता है, संलयन। विखंडन का मतलब होता है टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो सूर्य हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम के रूप में प्रकाश छोड़ता है, तो ये हमेशा संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिवर्तन क्या कहलाती है? अगला देखो, फलों और सब्जियों को काटने और धोने से क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन। और कौन सा? ये भी ध्यान रखना है। चलो हो गया पूरा भी अपना पेपर। मैंने आपको जीके दिखा दिया, रीजनिंग दिखा दिया और मैथ्स और रीजनिंग पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये था भाई आज का पेपर। लगभग हमारे पास अभी भी 24-25 मिनट बचे हैं, मतलब सफिशिएंट है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी है, आज ये 16वीं वीडियो है, लगभग 16वीं वीडियो, ठीक है। ये लगभग आपके 30 के आसपास वीडियो बन जाएगी। इसमें 12-13 वीडियोज़ हैं, 30 नहीं होगी तो 25 तो डेफिनेट है। 25 मॉक टेस्ट आप अगर सॉल्व कर जाते हो तो मैथ्स और रीजनिंग तो आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मैथ्स आने वाला जैसा मैं करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, लेटेस्ट पेपर है, इस तरह से ही आना है पेपर, ठीक है। जीके भी लगभग यही आना है। थोड़ा सा जीके में देख लेना भाई, जीके मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, जीके मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। थोड़ा सर्च करें, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ले, गूगल से प्राप्त कर ले, या फिर आपके पास कोई भी बुक को उससे सॉल्व कर लो, या फिर ChatGPT आजकल है उसमें क्वेश्चन डाल के देख लो फटाफट से और आंसर दे देगा। आंसर में साथ साथ वो फैक्ट भी दे देता आगे, उसको भी थोड़ा लर्न कर देना उसके आसपास के। ऐसा नहीं कि तुम इतना सिलेबस है और तुम ये भी पढ़ रहे हो, सब कवर नहीं करना होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए ना। आप लोगों ने टीचर्स नहीं बनना है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और आगे निकलना है, ठीक है। सफिशिएंट टाइम है, पढ़ते रहो। और अब एग्ज़ाम भी नियर बाय, 1 जून से पेपर शुरू है आपके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा कि डेली एग्ज़ाम ये आता रहे आपको मॉक टेस्ट एक, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।